Dear friends, you are welcome in the channel, and today topic are ejectment. In the series of UP Revenue Code 2006, so let us see what is ejectment. Ejectment क्या है? देखिए, इजेक्टमेंट को का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को उसकी लैंड से उसका कब्जा हटा देना, उसको डिस्पोजेशन कर देना। इसको उर्दू में या हिंदी की कॉमन लैंग्वेज भाषा में इसको बेदखली भी कहा जाता है। बेदखल की कार्रवाई करना, तो किसी उसके दखल में को या उसके कब्जे को हटा देना, उसको डिस्पोजेशन कर देना, ये जो है बेदखली या इसको इजेक्टमेंट बोला जाता है। देखिए, इस कोड की सेक्शन 130 से लेकर के 137 तक इसको डिफाइन किया गया है और इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। 130 से लेकर, हालांकि सेक्शन 135 को रिपील कर दिया गया है। तो यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं तो मानकर चलिए कि इस टॉपिक से कई बार लॉन्ग क्वेश्चन आते ही रहते हैं और शॉर्ट नोट्स में भी इसमें किसी भी सेक्शन पर क्वेश्चन आ जाता है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। आप पेशेंस रखिए और वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आते हैं सेक्शन 130, भूमिधर नॉट टू बी इजेक्टेड। देखिए, सेक्शन 130 इस कोड की ये बताती है कि भूमिधर को बेदखल नहीं किया जा सकता इस कोड के प्रोविज़न के अलावा, किसी भी प्रोविज़न से। तो इसका मतलब क्या है? जब हम भूमिधर की बात करते हैं तो यहाँ इसमें असामी और गवर्नमेंट एलएसी नहीं आते। तो भूमिधर ये सेक्शन 130 भूमिधर पर ही एक्चुअली एप्लीकेबल है, ये असामी को पर एप्लीकेबल नहीं है। 130 में केवल भूमिधर, चाहे वो ट्रांसफरेबल राइट वाला भूमिधर हो या नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाला व्यक्ति हो, इस कोड के प्रोविज़न के अलावा ये वर्ड यूज किया गया। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, भूमिधर को इस कोड के अनुसार यदि उसने भूमि का लैंड रेवेन्यू, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू जमा नहीं किया है और वो उसको पेड भी नहीं कर रहा, उस पर ड्यू हो गया है, तो गवर्नमेंट उस भूमि को, उसकी भूमि को, उस असामी की इस ज़मीन को अटैच करके सेल कर देती है, उसका लैंड रेवेन्यू उसको जिससे प्राप्त हो जाता है। तो ये सेक्शन, अच्छा, नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाले पर्सन में कोई और कारण हो सकता है, वरना भूमिधर वाले के जो संक्रमणीय भूमिधर है उसके इजेक्ट करने का और कोई कारण कोड में नहीं है। नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाले व्यक्ति में ये हो सकता है कि किसी लोकल अथॉरिटी या ग्राम सभा की ज़मीन है तो वो उसको इजेक्ट करने के लिए उसको वाद ला सकती है, उसका अगर कोई ऐसा कोई कारण है तब। तो ये एप्लीकेबल सारी जो नीचे की सेक्शन है ये असामी पर जो है लागू होती है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 131, सूट फॉर इजेक्टमेंट अगेंस्ट असामी। असामी के विरुद्ध इजेक्टमेंट का वाद दायर करना। अब धारा 131 ये बताती है कि कौन व्यक्ति वाद ला सकता है असामी के खिलाफ और कब ला सकता है। तो कौन में के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जिस व्यक्ति से उस असामी को वो ज़मीन प्राप्त हुई हो, वो व्यक्ति वाद ला सकता है। अब वो असामी को कहाँ से प्राप्त होती है? आपने पढ़ा सेक्शन 95 में जो डिसेबल कैटेगरी के पर्सन भूमिधर होते हैं वो भी अपनी ज़मीन को 3 वर्ष के लिए लीज पर दे देते हैं। तो जो व्यक्ति लीज पर लेता है वो असामी होता है। दूसरा, यदि उस असामी को वो भूमि ग्राम पंचायत, भूमि प्रबंधक समिति यानी लोकल अथॉरिटी से मिली है। लोकल अथॉरिटी जब हम शब्द यूज करते हैं तो इसका मतलब है ग्राम पंचायत हो सकती है, ग्राम सभा हो सकती है, या भूमि प्रबंधक समिति, लैंड मैनेजमेंट कमेटी, ये सारी लोकल अथॉरिटी होती हैं। तो लोकल अथॉरिटी ने अगर वो ज़मीन किसी को पट्टे पर दी है 3 वर्ष के लिए, तो वो भी उसके इजेक्टमेंट के लिए वाद ला सकती है। अब देखिए, इस सेक्शन में उसकी ग्राउंड बताई गई है कि किस ग्राउंड पर ये दोनों लोग, चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो या वो भूमिधर हो डिसेबल कैटेगरी का, वो वाद कब ला सकता है, किन कंडीशन में ला सकता है। तो पहली ग्राउंड सबसे पहली ये है कि जब उसकी लीज की अवधि समाप्त हो गई हो, उसका पीरियड जितने समय के लिए दी गई थी, तो वो फिर उसको इजेक्ट करने के लिए, उसको हटाने के लिए, कब्जा हटाने के लिए वाद ला सकता है। दूसरी ग्राउंड इजेक्टमेंट का वाद लाने की दी हुई है ड्यूरिंग एंड और लास्ट ईयर ऑफ लीज, यानी उस जो एग्रीकल्चर अंतिम वर्ष है, मान लो 3 साल। लीज भी 2 प्रकार से दी जाती है भूमि लीज पर। एक तो यदि एसडीओ या कलेक्टर भूमि को लीज पर देता है तो 1 वर्ष के लिए देता है। और यदि कोई भूमिधर या भूमिधर डिसेबल कैटेगरी का है या ग्राम सभा भी अगर भूमि को लीज पर देती है तो उसका 3 साल के लिए देती है। तो देखिए, कब ला सकते हैं? यदि 3 साल के लिए भूमि दी गई है तो वो उस अवधि समाप्त होने के बाद भी या अंतिम तीसरे वर्ष में उस अवधि के समाप्त होने से पहले भी वाद को
ला सकती है, कोई भी भूमिधर हो जो भी लैंड का ओनर होगा। देखिए तीसरी ग्राउंड है लैंड यूज इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 84। सेक्शन 84 जो इस कोड की है उसके अगर कंट्रावेंशन में कोई काम किया गया, सेक्शन 84 क्या कहती है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि आसामी को भूमि कल्टीवेट करने के लिए दी जाती है, खेती करने के लिए दी जाती है, और वो आसामी उस भूमि को एग्रीकल्चर पर्पस के अलावा या एग्रीकल्चर से रिलेटेड पर्पस के अलावा उसको ज़मीन को यूज करता है, तो भी उसके खिलाफ लैंड का ओनर जो भी हो वो वाद दायर कर सकता है। और दूसरा वो इवन यदि वो टोंग या प्लांटेशन भी करता है तो भी उसके खिलाफ वाद ला सकती है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, फोर्थ ग्राउंड है लैंड होल्डर डिसेबिलिटी एंड्स। यदि उस भूमिधर की डिसेबिलिटी समाप्त हो गई है, डिसेबिलिटी समाप्त, मान लिया कोई स्टूडेंट्स था फॉर एग्जांपल और वो अपनी पढ़ाई कर रहा था, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, वो घर वापस आ गया, उसकी 35 साल उम्र भी हो गई, तो वो अपने सुपरविजन में यदि खेती को करना चाहता है तो वो वाद दायर कर सकता है। नेक्स्ट ग्राउंड है नंबर 5 एरियर ऑफ रेंट ड्यूज मोर देन 1 ईयर। अगर 1 साल से ज़्यादा का जो रेवेन्यू है, जो रेंट है, वो 1 साल से ज़्यादा का अगर उस पर हो गया है और वो उसको पेड भी नहीं कर रहा, तब भी लैंड ओनर उस पर वाद ला सकता है। नेक्स्ट ग्राउंड नंबर 6 आसामी हैज़ लैंड ट्रांसफर्ड। अगर कोई व्यक्ति आसामी लैंड को ट्रांसफ़र करता है, दैट द आसामी हैज़ ट्रांसफर्ड द होल या पार्ट ऑफ द लैंड तो हील्ड बाय हिम इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कोड। अगर देखिए इस कोड में प्रोविज़न दिया गया है कि कोई भी भूमिधर के अलावा आसामी हो या गवर्नमेंट लेसी हो वो ज़मीन को बेच नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता। यदि वो गिफ्ट करता है, इवन वो मॉर्गेज भी नहीं कर सकता, आसामी भूमि को मॉर्गेज विद पोजेशन नहीं कर सकता। तो यदि वो बिल या बिक्वेस्ट, सेल डीड, गिफ्ट कुछ करता है तो वो इस कोड के प्रोविज़न के कंट्रावेंशन में बात हो जाती है, तो फिर उसके खिलाफ इजेक्टमेंट का वाद वो लैंड ओनर ला सकता है। तो यदि धारा 131 की ग्राउंड जिस पर के कोई लैंड ओनर उसको वाद को ला सकता है। इसके अलावा इस सेक्शन के सब क्लॉज 2, 3, 4 में दिया गया है यदि कोई आसामी के विरुद्ध इस प्रकार का वाद लाता है तो उसको नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की सूचना उनको पहले ही होती है जब वो लीज पर भूमि दी जाती है। और दूसरा इसमें ये व्यवस्था दी गई कि जो भी लैंड ओनर है वो इजेक्टमेंट के लिए भी वाद ला सकता है और उसको लैंड रेवेन्यू यदि ड्यू है तो उसके खिलाफ भी, उस लैंड रेवेन्यू के लिए भी वो वाद दायर कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 132 राइट टू क्रॉप्स एंड ट्री, यानी फसल और पेड़ों का अधिकार। देखिए अभी आपने पढ़ा 131 डिस्कस किया, उसमें यदि किसी लैंड ओनर ने सूट फाइल किया और उसके हक में डिक्री आ जाती है, डिक्री मीन्स इसको फाइनल ऑर्डर समझिए, तो जो डिक्री होती है उसमें बेदखल का तो आदेश होता ही है, उसके साथ उसको कुछ जुर्माना और लगाया जाता है, उसको क्षतिपूर्ति के लिए कुछ रकम उसमें उस आदेश में होती है जो आसामी को देनी होती है। तो आदेश होने के बाद कब्जा लैंड ओनर को मिल गया, लेकिन यदि वहाँ उस एरिया में, उस लैंड पर यदि क्रॉप खड़ी है या पेड़ खड़े हैं तो फिर वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो चूँकि पेड़ या फसल बिना मैच्योरिटी के तो उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता, और ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी यही है कि बिना मैच्योरिटी के उस पेड़ को वहाँ से नहीं काट सकते। तो इसमें कंडीशन 3 हो सकती हैं। एक कंडीशन तो ये हो सकती है अमाउंट ऑफ डिक्री इज इक्वल मोर टू द कॉस्ट ऑफ ट्री या क्रॉप्स, यानी जो डिक्री में जो रकम खुली हुई है वो या तो बराबर हो या उससे अधिक हो फसल के जो सर्किल रेट है उसके हिसाब से। तो फिर क्या होगा, वो आसामी, कब्जा तो ओनर को मिल ही गया, वो उसको पैसे के बजाय उस पेड़ में जो जितनी कीमत आती है तो वो अंतर उसमें कट जाएगा, और जो शेष रकम बचती है, ऐसा मान लो 12,000 10,000 रुपये की पेनल्टी डाली कोर्ट ने, तो उसमें उसकी वृक्ष खड़े हैं 8,000 के या फसल खड़ी है 8,000 की, तो वो 2,000 रुपये आसामी और देगा और कब्जा भी उसको छोड़ना पड़ेगा। ये हुआ नंबर 1। देखिए इसकी दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कॉस्ट ऑफ डिग्री इज लेस, यानी जो डिग्री जो आदेश हुआ है उसकी जो कीमत है वो कम है और पेड़ों की ज़्यादा है,
तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो जो अंतर आता है उस पेड़ों की में और डिक्री के में जो रकम खुली हुई है, उस रकम को, उस अंतर की रकम को वो आसामी को देगा लैंड ओनर, और वो जो उसका पोजीशन है के साथ साथ जो ट्री और क्रॉप है वे फिर उस लैंड ओनर के माने जाएंगे, उनका कब्जा होगा। ये दूसरी कंडीशन हो सकती है। एक तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि डिग्री होल्डर ने पोजीशन तो ले लिया, भूमि पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन वो ट्री और क्रॉप्स की जो अमाउंट है वो उसको देना नहीं चाहता। तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट क्या करेगा, ऐसी कंडीशन में कोर्ट आसामी को वो रकम जमा करा करके, उसका कब्जा दिला करके उस पेड़ों की और जो या क्रॉप है उसकी, उसको जो अधिकार हो उसको देगा आसामी को। जब वे मैच्योर होंगे वो उसको काट करके खाली कर देगा, अर्थात पेड़ और क्रॉप्स पर जो राइट होगा वो उस आसामी का होगा जब तक कि क्रॉप या ट्री मैच्योर नहीं हो जाते। ये थी कंडीशन इसकी थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 133, सूट फॉर इंजेक्शन या कंपनसेशन, यानी व्यादेश या क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर। ये एक एडिशनल प्रोविजन इसमें दिया गया है। यदि किसी को कोई भी इस प्रकार का कोई व्यक्ति लैंड ओनर धारा 131 में तो वो सूट फाइल कर ही सकता है, और इसके बजाय, इसके अलावा वो कंपनसेशन के लिए और स्टे ऑर्डर के लिए भी सूट फाइल कर सकता है। यदि किसी भूमि ने, जैसे फॉर एग्जांपल किसी आसामी ने उस ज़मीन को एग्रीकल्चर पर्पज़ के अलावा यूज किया है, तो फिर वो उसको स्टे ऑर्डर के लिए कर सकता है, और कंपनसेशन इसलिए जो क्षतिपूर्ति, उस ज़मीन में जितना नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी वो वाद दायर कर सकता है। ये सेक्शन इस बताती है। तो ये थी सेक्शन 133। नेक्स्ट नाउ 134, इजेक्टमेंट ऑफ पर्सन्स ऑक्यूपिंग लैंड विदाउट टाइटल, यानी बिना हक के कोई व्यक्ति, किसी को, कोई आसामी हो या कोई भूमिधर हो, उसने एडवर्स पोजेशन कर रखा है, अनाधिकृत कब्जा किसी भूमि पर कर रखा है, वो लैंड ओनर इजेक्टमेंट का वाद तो उसके खिलाफ ला ही सकता है, उसके साथ वो डैमेजेज का, जो क्षतिपूर्ति हुई है उसका भी सूट फाइल कर सकता है ये। और इसकी अथॉरिटी एसडीओ है। ये वाद एसडीओ के यहाँ दायर करना होगा। यहाँ ऐसे वाद में राज्य सरकार और ग्राम पंचायत को पार्टी बनाना आवश्यक है। क्षतिपूर्ति की जो धनराशि होगी वो एसडीओ के विवेक पर निर्भर करेगी, और वो धनराशि कभी भी जो कलेक्टर द्वारा जारी की गई लिस्ट है उसके 5% से कम नहीं हो सकती। ये सेक्शन 134 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट नाउ 135 को रिपील कर दिया गया। अब चलते हैं सेक्शन 136, इजेक्टमेंट ऑफ ट्रेसपासर्स ग्राम पंचायत लैंड, यानी ग्राम पंचायत की भूमि के लिए इजेक्टमेंट का वाद दायर करना। यदि किसी व्यक्ति ने ग्राम पंचायत की भूमि पर अनाधिकृत अवैध अतिक्रमण किया हुआ है तो ग्राम पंचायत उसके खिलाफ वाद दायर कर सकती है, वाद ला सकती है। इसकी अथॉरिटी भी एसडीओ ही है। भूमि खाली करने के लिए नोटिस देना अनिवार्य है, और एसडीओ उसमें डिग्री कर सकता है। देखिए, इसी के साथ साथ लैंड मैनेजमेंट कमेटी सेक्शन 77 के अंतर्गत जो भूमि दी गई है आसामी को, उसके खिलाफ भी वो वाद ला सकती है। जो नदी के आसपास की भूमि होती है उसको ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि उगाने के लिए वो भूमि लीज पर दी जाती है, तो उसके खिलाफ वो वाद को ला सकती है। हालांकि ये अतिक्रमण का मामला नहीं है, लेकिन यदि उनको कब्जा हटाना होता है तो उसके लिए भी वाद भूमि प्रबंधक समिति को लाना ही होता है। तो भूमि टोंगा प्लांटेशन के लिए दी गई थी। जब पेड़ बड़े हो जाते हैं उसकी छाया से फसल नहीं हो पाती, तो उस कंडीशन में भी ग्राम पंचायत उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकती है। सेक्शन 125 के अंतर्गत जो ग्राम सभा सिंगाड़ा उगाने के लिए भूमि किसी आसामी को देती है, तो उसको उस तालाब की भूमि को वो अगर लोक प्रयोजन के हित को देखते हुए यदि वो किसी और कार्य में उसको यूज करना चाहती है, तभी वो उसके खिलाफ वाद ला सकती है। और इस पोजीशन को हटाने के लिए कॉमन बात सब सेक्शंस में ये है कि वो एसडीओ जितना बल की उसको आवश्यकता है उसने बल का, उसनी फोर्स का यूज कर सकता है। नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन है 137, रेमेडीज फॉर रॉन्गफुल इजेक्टमेंट। देखिए, यदि किसी का गलत तरीके से, किसी आसामी को गलत तरीके से हटा दिया गया भूमि से, सेक्शन 137 में ये प्रोविज़न दिया गया है। यदि किसी को गलत तरीके से, किसी आसामी को इसका रॉन्गफुल तरीके से उसको डिस्पोजेशन कर दिया गया है, उसका कब्जा हटा दिया गया है, तो वो जो आसामी है वो भी वाद ला सकता है। और यदि उसके हक में डिग्री हो जाती है तो वो पुनः उस ज़मीन पर उसको कब्जा मिलेगा, और क्षतिपूर्ति की डिमांड भी वो आसामी कर सकता है। जो कोर्ट जो डिक्री करेगा तो वो क्षतिपूर्ति उसको देनी होगी, और ये तब से लागू होगी, उतने समय के लिए कैलकुलेट की जाएगी जितने समय के लिए आसामी उस भूमि पर हकदार था।
तो मैं समझता हूँ ये सारा टॉपिक ये आपका क्लियर हो गया होगा, ये सारी सेक्शंस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी या सजेशन तो प्लीज़ मार्क्स इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।